नमस्कार साथियों, हमने पिछले क्लास में देखा कि किस प्रकार संविधान यानी संविधान सभा में कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता हुई, कहां से संविधान की आकांक्षाएं लेगी, संविधान सभा कैसे तैयार हुआ और किस प्रकार भारतीय जनमानस को संविधान बनाने में जो प्रतिनिधित्व भेजे गए थे तो किस प्रकार भेजे गए थे। इन सारी बातों पे हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब हम देखते हैं संविधान की कुछ विशेषताएं भारतीय संविधान के। तो इसमें हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहला, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्या, विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। हाँ, अगर हम देखें भारतीय संविधान की मूल, तो भारतीय संविधान में कुल यही विशेषताएं महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कि विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान माना जाता है भारतीय संविधान को। साथ ही साथ केंद्र एवं राज्य में क्या है, शक्ति का विभाजन है कि जैसे कि जो केंद्र सरकार है जो दिल्ली में बैठती है और हर राज्य की अपनी अपनी क्या होती है, स्थानीय स्वशासन होती है, यानी अपने अपने राज्य का क्या होता है, सरकार होता है। तो वो क्या होता है, शक्ति का विभाजन होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं लोकतांत्रिक संरचना। तो यहाँ पे हर वयस्क मताधिकार को वोट देने का अधिकार है, जिससे क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या चुना जाता है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। और वही विधानसभा हो सकता है या फिर विधानमंडल हो सकते हैं, वहां पे जाकर क्या करते हैं, उन जनताओं की आकांक्षाओं का नेतृत्व करते हैं, उनके उम्मीदों का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। साथ साथ ही एक अपवाद के रूप में एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। अब एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में इन दोनों का समावेश है। जैसे कि एकात्मक का मतलब आप समझिए कि राज्य में यानी भारत देश में एकल सिटीजनशिप है, नागरिकता, यानी कि पूरे भारत भर में एक ही नागरिकता होनी चाहिए, चाहे आप उड़ीसा के हो या आप तमिलनाडु के हो, सभी का क्या है, एक ही नागरिकता है। तो एकात्मक में आता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में यह आता है कि राज्य सरकारों को हमेशा केंद्र की बात मानना है के लिए क्या होता है, विवश होना पड़ता है। यानी जब कुछ भी अनुच्छेद हो या फिर कुछ भी नियम बने, तो नियम में अगर राज्य और केंद्र के नियमों में क्या हो, टकराव आए, तब केंद्र के नियमों को ही माना जाता है। तो यहाँ पे आ गया संघात्मक। यहाँ पे जो राज्य के नाम परिवर्तन हो गए या फिर राज्य में राज्य का विभाजन हो गए, उन सारे का शक्ति कहाँ पे है, केंद्र पे है। तो इसलिए संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, संघात्मक भी। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं पॉइंट के साथ।
तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 1950। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में कुछ तत्व है, यानी कुछ अनुच्छेद हैं, लागू हो गया था, यानी आंशिक रूप से कुछ कुछ चीजों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। जैसे अनुच्छेद 7 हम देखते हैं। सात, 6, 8, 60 हो गया। 324, 366, ऐसे और कई सारे अनुच्छेद है, वो लागू हो गया था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950, और अर्ध रूप से अगर पूछेंगे तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या मनाया गया? संविधान दिवस। और इसका आरंभ कब हुआ? तो 2015 से। 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम यहाँ पे विशेषता देखते हैं। तो भारतीय संविधान की लार्जेस्ट, यानी उसके विस्तार की हम बात करते हैं, यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान मैंने बोला था पहले पॉइंट पे, लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें लॉन्गेस्ट का मतलब यही चीज है कि भारतीय संविधान में एक क्रिया है 368 आर्टिकल। 368 में क्या कहा गया है? संशोधन। हर संविधान में एक संशोधन की प्रक्रिया है। जैसे अमेरिका की संविधान हो गया, भारतीय संविधान हो गया, हम कनाडा के देखे, ऑस्ट्रेलिया के देखे, जर्मनी के देखे, सभी में संशोधन की प्रक्रिया। लेकिन भारतीय संविधान की यही विशेषता है कि भारतीय संविधान में संशोधन बहुमत के अनुसार होता है। बहुमत, अब बहुमत का मतलब यह होता है कि भारतीय संविधान में जितने भी मेंबर है वो उस विधेयक का क्या करेंगे? समर्थन करेंगे, और समर्थन अगर मिला तो वह क्या होगा? संशोधन होगा। लेकिन भारतीय संविधान की समय अनुसार तो भारतीय संविधान में समय अनुसार, यानी समय के अनुसार व्यापक तौर पर क्या हुआ है? संशोधन हुआ। जैसे कि हम देखते हैं जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितने अनुच्छेद थे?
अब हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अर्ध रूप से लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो जब हम संविधान लागू होते तो वहां पे अनुच्छेद देखते हैं हम 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। अब वर्तमान में अगर हम देखें भारतीय संविधान में तो वर्तमान में क्या है कि 465 अनुच्छेद है और 25 भाग है और 22 अनुसूचियां है। आप डिफरेंस देखिए कि 395 से कितना हो गया 465 और 22 से कहां हो गया 25 हो गया और 8 से कहां हो गया कितना होगा 22 हो गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान एक विस्तार के रूप में जा रहा है, विस्तृत हो रहा है। अब आप बोलोगे संशोधन हो रहा है यानी कि आर्टिकल क्या हो रहा है हट रहा है। आपके प्रश्न मन में यही प्रश्न आएगा कि संविधान क्या था, पहले मूल 395 था, 22 भाग था, 8 अनुसूचियां था। अब संविधान संशोधन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो पुराने जो अनुच्छेद हैं या नष्ट थोड़ी हो रहा है। एक प्रश्न आएगा ना कि संशोधन हो रहा है तो पुरानी चीजें कहीं ना कहीं नष्ट हो रही होगी या पुरानी चीजों को उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। रहने के लिए मूल 395 ही है, 22 भाग ही है और 8 अनुसूचियां है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे कि हम देखते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो इसको भाग 3 पर रखा गया था। भाग 3 पर मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 पर मौलिक अधिकार रखे गए। अब मौलिक अधिकार के बाद क्या है, अब हम देखते हैं शक्ति विभाजन यानी शक्ति का पृथक्करण। अब ये देखिए यहां केंद्र सरकार है और इन सारे क्षेत्रों पे क्या है, सॉरी यहाँ इन सारे क्षेत्रों पे राज्य सरकार। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अधिकांश नियम कहां से होती है, केंद्र से ही शक्ति का संचार होता है कि किसको फंड दिया जाए, कौन से राज्य में कितना पैसा जाए, बजट, वो सारे पैसा कहा जाता है राज्य को जाता है। फिर राज्यों की विधानसभा अपने अपने अनुरूप या फिर विधानमंडल अपने अपने रूप क्या कहते हैं कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है शक्ति का विभाजन होता है। जैसे कि युद्ध की स्थिति पे युद्ध की स्थिति पे केंद्र ही निर्णय लेगा। अगर अगर की सीमा संबंधी क्या हो गया समस्या उत्पन्न हो गया कि जैसे कि यहाँ जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है इस पे अगर पाकिस्तान के साथ कुछ हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान के, यहाँ हम देखते चाइना के साथ, यहाँ म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे कोई भी जो अंतरराष्ट्रीय देश है उसके साथ अगर वाद विवाद हो गया तो यहाँ पे कौन केंद्र अपना शक्ति का उपयोग करेगी। साथ ही साथ एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ सीमा संबंधी समस्या हो, नदी संबंधी समस्या हो तो उसका समाधान कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करेगा। यानी केंद्र के अंतर्गत को अथॉरिटी दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र ही हमेशा सर्वे सर्वा होगा,
राज्यों को भी अपना दायित्व दिया गया है कि जैसे आप अपने राज्य में क्या लगा सकते हो, कर लगा सकते हो अपने अनुरूप, केंद्र के बाद भी अपना कर लगा सकते हो, टैक्स उन उन सीमाओं पे कार्य कर सकते हो। तो ऐसे दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, सामंजस्य होता है। जैसे कि केंद्र को पता नहीं, हर राज्य की अपनी अपनी क्या है, संस्कृति है। संस्कृति, हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति है और 29 राज्य है। 29 राज्य में अगर हम देखें तो 29 संस्कृति ऐसे ही दिख गया। अब 29 संस्कृति को एक में पिरोना है, तो कहीं ना कहीं 29 में से हर में से अपना अपना क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। तभी जो संस्कृति है, धार्मिकता है, वहाँ के लोग हैं और जलवायु के अनुरूप उनकी जो खान पान है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा और उसमें क्या नहीं होगा, असमंजस नहीं होगा। असमंजस पैदा नहीं होगी अगर केंद्र की जो एक ही पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो धार्मिकता है उस पर प्रभाव डाले या यहाँ डाले, तो यहाँ वाले जो है विधानसभा के जो भी है, वहाँ के जो नेता है, वो केंद्र को कुछ बोल सकते हैं कि हमारे लोग हैं, उनको ये चीज से आपत्ति, उनकी संस्कृति से उनका रक्षण किया जाए, उनकी संस्कृति की क्या किया जाए, आप संरक्षण कीजिए। तो कहीं ना कहीं उनमें क्या होता है, शासन चलाने में दक्षता होती है, फायदा होता है। अब हम देखते हैं कठोर और नरम संविधान। संविधान की दो प्रकृति, कठोर के कुछ अनुच्छेद, तो कुछ अनुच्छेद को संशोधित करना क्या अत्यधिक कठोरता की काम है, यानी उसमें विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। लेकिन अधिकांश जो नियम है उसको साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलता है, भारतीय संविधान में कठोरपन भी है और नर्मपन भी है, यानी लचीला भी है। इसको लचीला लिख देते हैं, लचीला। तो कुछ अनुच्छेद को संशोधन करना बहुत दिक्कत की बात है, उसमें विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। और कुछ अधिकांश को अगर हम देखें तो साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था, तो भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि संघात्मक है। अब संघात्मक का मतलब क्या होता है, कि भारतीय संविधान में क्या है, विभिन्न क्या है, संघ मिलकर क्या बनते हैं, सरकार बनाते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि हर संघ क्या है, जुड़ करके क्या बनाते हैं, देश बनाते हैं, देश। और वो देश क्या है, भारत। संघ जैसे कि यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ देखते हैं, उड़ीसा देखते हैं, वेस्टर्न बंगाल देखते हैं, बिहार, झारखंड, बिहार, यहाँ पे देखते हैं जम्मू का लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
राजस्थान, गुजरात, ठीक, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक, ऐसे राज्यों मिलकर क्या बनाता है, केंद्र में एक सरकार बनाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी संघों का भी क्या होता है, अपना एक अस्तित्व होता है, तो इसीलिए संघात्मक बोला गया। अब एकात्मक शासन व्यवस्था इसमें इसी में हम देखते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि तो पूरे भारत के क्षेत्र भर में सभी लोगों को एक ही नागरिकता मिलती है, अमेरिका की तरह नहीं है, ठीक है। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में आप किसी भी प्रांत में हो या स्टेट में हो तो अमेरिका के एक अलग आपको नागरिकता लेना पड़ेगा और प्रांतों का क्या लेना पड़ेगा, अलग से नागरिकता लेना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, भारत में एकल नागरिकता चलती है, यानी कि आप मणिपुर के हो या बिहार के हो या आप अंडमान निकोबार के हो या आप लक्षद्वीप के हो, आप क्या हो, एक ही नागरिक हो, यानी आप भारतीय संघ के क्या हो, सदस्य हो। चुनाव के जो भी व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण 18 वर्ष से क्या है पूर्ण कर लिया हो, उसको क्या है वोट देने का अधिकार है। चाहे आप लक्षद्वीप के हो, अंडमान के हो, चाहे आप गुजरात के हो, गोवा के हो, दमन के हो, दीव के हो, दादरा नगर हवेली को, आप भारत के कहीं भी क्षेत्र के हो, अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत में रहते हैं और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हो तो आप भारत में वोट डाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एकात्मक शासन व्यवस्था देखते हैं। और एक बात आता है एकात्मक शासन व्यवस्था में, अगर कोई विधेयक या कोई अधिनियम में राज्य और केंद्र में क्या हो, विवाद पैदा हो, केंद्र और राज्य में कुछ विधेयक में क्या हो, विवाद पैदा हो, तो उस स्थिति पे सर्वा केंद्र होता है, यानी केंद्र की जो नीतियां हैं उनको पहले महत्व दिया जाता है और राज्य की जो नीति है उनको महत्व नहीं दिया जाता। उनको जो उसमें से नीति है और जो पॉइंट है जो केंद्र की नीति को क्या कर रहा है, विच्छेदित कर रहा है, उस नीति या उस पॉइंट को आप हटा लीजिए, उसके बाद आप उस नियम को ला सकते हैं। तो कुछ भी नियम जब बनता है केंद्र और राज्य में, राज्य भी अपने अनुरूप क्या बनाती है, नियम बनाती है, और केंद्र भी अपने रूप क्या बनाता है, नियम बनाता है। केंद्र के नियम पूरा भारत देश भर को मानना पड़ता है और राज्य के नियम अपने अपने राज्य को ही मानना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, केंद्र ने कुछ नियम बनाए और राज्य ने भी नियम बनाया, तो राज्य और केंद्र के नियम में क्या होता है, टकराव आता है। तो टकराव आने की स्थिति पे या तो राज्य तो पीछे होगा ही, केंद्र का नियम क्या होगा, सर्वोपरि होगा। सर्वोपरि होने के साथ साथ क्या होगा, एक चीज होगा कि 10 पॉइंट है मान के चले कुछ नियम में, ऐसे करके 10 पॉइंट है, तो ये 10 पॉइंट में से जो भी पॉइंट, जो जैसे 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, केंद्र के जो वो नियम है उसको क्या कर रहा है, टकराव कर रहा है। तो ये 4 पॉइंट को आप हटा दीजिए या इसमें संशोधन कर दीजिए, शोधन के जो केंद्र के वो नियम को टकराव ना करे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे चीजें किया जाता है, और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये जो नियम है इसको क्या करें, निलंबित किया जाएगा। निलंबित किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन।
तो भारतीय संविधान में ऐसे विशेषताएं संघात्मक, एकात्मक, जुडिकली, अगर हम देखें एकल न्याय प्रणाली, यानी आप कोई भी वर्ग के हो, आपका न्याय होना चाहिए। आप चाहे कोई भी धर्म के हो, जैसे ईसाई, या फिर आप हो मुस्लिम, आप सभी के लिए एक ही न्याय प्रणाली है, यानी एकल न्याय प्रणाली है। तो ये सारी चीजें क्या है, समानता दिखाती है। साथ ही साथ भारतीय संविधान की एक और व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष एक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं और उनमें अगर मेजोरिटी में देखें तो हिंदू है, हिंदू के बाद अगर हम देखें तो मुस्लिम है, ठीक। तो ये मेजोरिटी जो धर्म के लोग है, मेजोरिटी में हिंदू है, लेकिन उसके बाद अगर जनसंख्या में देखें तो मुसलमान है भारत में। तो ये जो धर्म के लोग है कहीं आपस में टकराव ना हो, क्योंकि हर धर्म का अपना क्या है, एक लॉ बुक है, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। हर धर्म का क्या होता है, अपना एक लॉ बुक होता है, अपना एक विधि बुक होता है। जैसे कि हिंदू धर्म का अगर हम देखें तो मनुस्मृति, स्मृति, अगर बाइबल में देख सॉरी कुरान में देखे तो कुरान में शरिया कानून, नियम, यानी हजरत मूसा को जो 10 नियम दिए थे, उस 10 नियमों के अनुरूप इनको कार्य करना पड़ता है। ईसाई में भी है नियम, सिख धर्म में भी है नियम। तो हर एक धर्म की क्या होता है, अपना अपना नियम होता है। जैसे हिंदुओं में गौ को क्या माता माना गया है, सॉरी माता माना गया है, लेकिन मुसलमान में अगर हम देखें वर्जित है, ठीक। अब हम देखें कि कुछ हिंदू लोग की बात कर रहे हैं। कुछ लोग क्या खाते हैं, सुअर खाते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में क्या हो सकता है, लड़ाई हो सकती है धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे। तो इसीलिए क्या किया गया है, एकल न्याय प्रणाली, कि आप कुछ भी धर्म के हो, आप पहले क्या हो, भारतीय हो, ये हो। उसके बाद आप बाकी जो भी हो, अपना धर्म क्या है, अपना व्यक्तिगत काम है। भारतीय संविधान में यही किया गया है कि सभी लोग धार्मिक है। अब यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की बात आता है तो जो वेस्टर्न मॉडल है, वेस्टर्न मॉडल में क्या क्या धर्मनिरपेक्ष के कुछ और मतलब होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में वेस्टर्न मॉडल को ना अपनाकर धर्मनिरपेक्ष शब्द की यही परिभाषा है कि जो धार्मिक काम है वो व्यक्ति की स्वयं की काम है, स्वयं अपने अंदर की काम है, अपना व्यक्तिगत काम है, अपना निजी काम है धार्मिक कार्य, ना कि आप किसी के ऊपर थोप सकते हो। आज लोग क्या करते हैं, थोपते हैं कि आप हिंदू हो आप जाके, आप हिंदू हो आप जाके, या आप मुसलमान हो आप जाके, या आप सिख हो आप जाके, आप क्रिश्चियनिटी हो आप जाके। लोगों को ऐसे उकसाया जाता है। मैं एक प्रश्न करता हूं, क्या चंदन के वृक्ष को कहना पड़ता है कि आप चंदन के वृक्ष से जागिए, उसका सीजन आता है तो ऑटोमेटिक चंदन के वृक्ष से वो महक आते रहता है। तो उसी प्रकार अगर आप हिंदू हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप हिंदू हो, आप में वो योग्यता होनी चाहिए हिंदू वाली, आप में वो योग्यता होनी चाहिए हिंदुओं की। जैसे प्राचीन समय पे थे, हम देखते हैं हिंदू धर्म में विभिन्न जो संत हुए या फिर सन्यासी हुए, जैसे शंकराचार्य, कबीरदास, नानक,
रैदास, रैदास, ये सारे क्या हुए? संत हुए हिंदू धर्म में। इन्होंने तो नहीं बताया कि हम हिंदू है, जागिए जागिए के कर। इनकी जो विचारधारा थी, इनमें वो हिंदुत्व की भावना थी, यानी उनमें वो ज्योति थी। वो ज्योति क्या किया? पूरे भारत को प्रकाशित किया। और उनकी ज्योति के जो लौ है वो आज भी लोग लेते हैं। आप ये मत कहना कि यहाँ पे शंकराचार्य बड़े हैं, आप ये मत कहना कि कबीरदास बड़े हैं, आप ये मत कहना गुरु नानक जी बड़े हैं, आप ये मत कहना रैदास जी बड़े हैं। हर व्यक्ति में क्या है? आत्मा है। अगर आप मानते हो तो हिंदू धर्म में हर व्यक्ति में आत्मा है, और हर व्यक्ति को परमात्मा ने ही बनाए हैं, यानी जो ब्रह्म ने ही बनाए हैं। ये सभी में एक ही चीज कॉमन है ना। आत्मा और शरीर, बात यही तो कहा गया है कि आत्मा और शरीर के हर व्यक्ति में क्या है? आत्मा है। और हर व्यक्ति की क्या है? एक देह है। और वो देह वो आत्मा को क्या करता है? रखता है। तो कहीं ना कहीं जो ये सारे धर्म हैं, इनमें वो क्या थी? योग्यता थे। इन लोगों में क्या थे? योग्यता थे। और आज हम चिल्लाते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ये बात नहीं है। आप अपने आप की योग्यता को जगाइए, आप अपने आप के सामर्थ्य को जगाइए। और ये नहीं कि कोई किसी ने ऐसा बोल दिया, कोई किसी ने ऐसा बोल दिया। आप पहले पढ़िए, तो पढ़ने के बाद आप उसको समझिए, आप उसके बारे में जानिए, उसके बाद आप बोलिए। यहाँ पे अदरक गगरी छलकत जाए। तो आज की जो स्थिति है, यहाँ पे क्या है? ज्ञान की कमी है, इसीलिए लोग अधूरा ज्ञान कहते हैं। किसी ने कुछ क्लिप का आधा काट के पेश कर दिया, किसी का कुछ क्लिप में आधा काट के पेश कर दिया। आज आप उस क्लिपों के पीछे भागते हो, और क्लिपों के पीछे भागने के कारण आप अपने अस्तित्व को खो देते हो। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य छोटे मोटे व्यक्ति थे। आप देखिए, महज 34 साल की उम्र में उन्होंने 4 जगह में जो मठ है स्थापित कर दिया। वह मठ आज तक जीवित है। ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। कबीरदास की भी उम्र छोटी है, उसकी जीवन शैली अगर हम देखें तो कबीरदास ने भी ऐसे ऐसे बातें बोल दी कि आज तक लोग हम उसका अनुसरण करते हैं। रैदास का देखते हैं, गुरु नानक जी का देखते हैं। लेकिन मुझे एक बात यहीं पे समझ नहीं आती है कि उनके उतने महान विचारक आज भी जन्म लिए ये देश में, और उसके बाद में भी लोग एक दूसरे की हीन भावना समझते हैं, एक दूसरे को नीचा देखते हैं, एक दूसरे की सेवा नहीं करते हैं। मुझे वही बात दिक्कत रखती है। आज आप कहते हो, सर्टिफिकेट मांगते हो कि ये संत नहीं है, ये वो नहीं है। आप ही बताइए, कहीं चोर बता सकते हैं क्या ये संत है या यह चोर है? चोर का काम चोरी करना। तो आज ऐसे समय आ गया है कि जो योग्य नहीं है उनसे राय ली जाती है कि यह संत है, ये या संत है, अयोग्य व्यक्ति से। इसीलिए आज क्या है, सांप्रदायिकता थोड़ा बढ़ रहा है।